वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक है APA स्टाइल। APA स्टैंड्स फॉर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। APA स्टाइल होता क्या है? APA style is a referencing style and is one of the commonest style of citing sources in various papers, articles, journals and so on. ये एक बहुत ही कॉमन स्टाइल है। जब भी आपने अपने किसी रिसर्च पेपर या अपने कोई आर्टिकल या अपने कोई भी प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपने जब भी रेफरेंसिंग या साइटेशन करनी होती है, तो जब भी आप सोर्सेज लिखते हो, जब भी आप अपना फॉर्मेट लिख रहे होते हैं पेपर का, तो इसके रूल्स के हिसाब से लिखना होता है। सो ये स्टाइल और ये फॉर्मेट फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दुनिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पर ये जो होता है बहुत ही बेहतर वे होता है सबको एक साथ कोलैबोरेट करवाने का, एक ही लेवल पे लाने का, और ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल वे है। The latest APA style formatting guidelines that is being followed while citing sources are in accordance with the 7th edition format. जो लेटेस्ट APA स्टाइल फॉर्मेट है वो 7th एडिशन के मुताबिक है, यानी अब सबसे लेटेस्ट हमारे पास जो वर्जन आया है इस APA स्टाइल का वो है 7th एडिशन। तो हम उसी की गाइडलाइंस फॉलो करके आज देखेंगे कि कैसे APA स्टाइल में आप एक बेहतर डॉक्यूमेंट या एक बेहतर रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी जनरल फॉर्मेटिंग कैसे होती है। आपने पूरा पेपर बनाना कैसे है, उसकी मार्जिन का क्या सीक्वेंस होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल कैसा होना चाहिए, रनिंग हेड कैसा होना चाहिए, पेज नंबर कहाँ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्जिन की। मार्जिन जो है वो 1 इंच मार्जिन होगी, टॉप से, बॉटम से, लेफ़्ट से और राइट से। दैट मीन्स चारों तरफ से आपने 1 इंच मार्जिन का गैप रखना है। सेकेंडली इसका फॉन्ट क्या होना चाहिए और इसका साइज़। टाइम्स न्यू रोमन जो है वो स्टाइल होना चाहिए, फॉन्ट स्टाइल, और इसका साइज़ होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 12। साइज़ आप 12 रखेंगे और आप स्टाइल यूज़ करेंगे टाइम्स न्यू रोमन। देन आता है रनिंग हेड। रनिंग हेड होता है ऊपर जो एक टाइटल होता है डॉक्यूमेंट के, जो ओवरऑल आपके पूरे डॉक्यूमेंट पे आ रहा होता है, उसे हम कहते हैं रनिंग हेड। तो रनिंग हेड जो होगा वो शॉर्ट होना चाहिए और उसके अंदर 50 कैरेक्टर से ज़्यादा आप एंटर नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो भी आपका टाइटल है वो शॉर्टली लिखा जाए, कंसाइज करके आप उसे रनिंग हेड में लिखें। वैसे ये किस तरफ होना चाहिए, तो ये लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, टॉप लेफ़्ट पर होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट पे। पेज नंबर जो होगा वो आएगा आपके टॉप राइट पर, बिकॉज लेफ़्ट साइड पे आएगा रनिंग हेड एंड राइट साइड पर आएगा पेज नंबर, और ये भी स्टार्टिंग पेज यानी कि टाइटल पेज से ही स्टार्ट होगा। अब देखते हैं जो टाइटल पेज होगा उसका क्या सैम्पल होना चाहिए और क्या सीक्वेंस होना चाहिए। तो हेडर की हमने पहले बात कर ली कि हेडर जो होगा वो लेफ़्ट साइड पे होगा, टॉप लेफ़्ट पर, और उसके जो लेटर्स होंगे वो सारे ही कैपिटल लेटर्स होंगे टाइटल में। वैसे ही जो टाइटल पेज होगा वो पेज नंबर 1 कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज़ आपका डॉक्यूमेंट स्टार्ट ही टाइटल से हो रहा है तो आप उसे भी काउंट करेंगे। और पेज नंबर होगा राइट साइड पे, यानी राइट कॉर्नर पर पेज नंबर होगा, लेफ़्ट कॉर्नर पर रनिंग हेड होगा। फॉन्ट आपका 12 ही रहेगा। टाइटल इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 वर्ड्स डिस्क्राइबिंग द बॉडी ऑफ द वर्क। जो भी आपका मेन टाइटल होगा वो एटलीस्ट 12 वर्ड्स तक होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम आप कह सकते हैं कि 12 वर्ड्स तो होना चाहिए। और उसके अंदर बेसिक आप अपनी बात बतानी है कि आपने किस मकसद के तहत या क्या मेजर टाइटल है, किस रीज़न से आपने ये डॉक्यूमेंट लिखा है, तो वो सब एक्सप्लेन करना है। देन आता है ऑथर्स नेम। उसमें आएगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इनिशियल, लास्ट नेम, और ये भी इसका भी जो साइज़ रहेगा वो फॉन्ट साइज़ 12 भी होना चाहिए। इनिशियल्स होते हैं जब भी आप किसी ऑथर का नेम मेंशन करते हैं, तो समटाइम्स आप लिखते हैं A.A-author, B.B, मतलब आप उनका नेम का पूरा वो नहीं लिखते, जस्ट फर्स्ट लेटर लिखा जाता है एंड पॉइंट डाला जाता है, फिर आप नेक्स्ट लिखते हैं। सो दीज आर इनिशियल्स, ये सब लिखना है। देन आपने मेंशन करना है जो भी इंस्टीट्यूट है आपका, मतलब जहाँ भी आपने सबमिट करवानी है अपना रिसर्च पेपर या स्कॉलरी पेपर, उसकी एफिलिएशन वो भी सेंटर में आएगा। अब ये सारा सीक्वेंस जो होगा पेज के सेंटर में होगा। अब यहाँ पर एक सैम्पल दिया हुआ है जो हमने अभी बात की थी कि लेफ़्ट साइड पर पेज के स्टार्टिंग में लेफ़्ट पर आएगा आपका रनिंग हेड,
राइट साइड पर आपके आएगा पेज नंबर, देन आपने अपना मेजर टाइटल लिखना है, उसके बाद अपने इंस्टीट्यूट का नाम होगा, देन आपके ऑथर्स होंगे। तो ये सारा एक छोटा सा सैम्पल दिया हुआ है। देन वी हैव एब्स्ट्रैक्ट। Abstract provide an overview of all the important topics that have been discussed in detail in the paper. तो एब्स्ट्रैक्ट आपको एक ओवरव्यू बताता है कि जो पूरा रिसर्च पेपर या पूरा स्कॉलरी पेपर है उसके अंदर क्या क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या चीज़ों के बारे में बताया गया है। कहने को एक सेंट्रल आइडिया जो है पूरे पेपर को कंसाइज करके उसकी समरी वो हमें एब्स्ट्रैक्ट में मिलती है। An abstract covers the research topic and questions, participants, methods, results, data analysis and the main conclusions. तो एब्स्ट्रैक्ट में हमें सब चीज़ों का पता चल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस अंदर किए गए हैं, कौन से पार्टिसिपेंट्स थे अंदर जिन्हें पार्टिसिपेट किया है रिसर्च में, और मेथड क्या अप्लाई किए गए हैं रिसर्च के वक्त, उसका रिज़ल्ट क्या आया और डेटा को कैसे एनालाइज किया है और उसका कंक्लूजन क्या है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं हमें एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मिल जाती हैं। The size of abstract should not exceed 250 words and must be written as a single paragraph. जो साइज़ होगा एब्स्ट्रैक्ट का वो 250 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि आपने 250 वर्ड्स में सारी जो आपका सेंट्रल आइडिया है, जो मेजर बात है, कंक्लूजन है, उस सब चीज़ों को कंसाइज करके एक साथ बता देना है 250 वर्ड्स के अंदर। और पैराग्राफ सिर्फ सिंगल इस्तेमाल करना है, सिंगल पैराग्राफ से ज़्यादा पैराग्राफ्स नहीं इस्तेमाल होंगे। वैसे ही डबल स्पेस होगा। डबल स्पेस मीन्स कि दो लाइनों के बीच में 2.0 का गैप होना चाहिए, और जो फॉन्ट होना चाहिए वो अलाइंड होना चाहिए, अनबोल्ड, यानी कि आपने बोल्ड नहीं करना। और फॉन्ट का स्टाइल टाइम्स न्यू रोमन होगा और फॉन्ट का साइज़ वही 12 रहेगा। द कीवर्ड्स यूज इन द पेपर कैन बी लिस्टेड एज अ न्यू पैराग्राफ नेम कीवर्ड्स विच शुड बी इटैलिसाइज्ड एज पर द फॉलोइंग फॉर्मेट। वैसे ही अगर कोई कीवर्ड्स ऐड करने हैं तो उसके लिए आपको एक फ़ॉन्ट को इटैलिक, यानी कि हमारे पास इटैलिक, बोल्ड और अंडरलाइन ऑप्शन आता है, तो इटैलिक में आप उसको फ़ॉन्ट कर देंगे। और साथ ही साथ तब आप सिर्फ इस कंडीशन पे कि अगर आपने कीवर्ड्स ऐड करने हैं तब आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, कीवर्ड्स की हेडिंग डाली है, देन आपने कीवर्ड्स मेंशन करने हैं और ये सब इटैलिक में होगा। देन वी हैव APA in text citations. An APA in text citation consists of the author's last name and the year of publication. For example, Smith, then 2020. जब भी हम कभी APA in text citation की बात करते हैं तो उसके अंदर दो चीज़ें बहुत ही मैंडेटरी होती हैं, लाजमी होती हैं। एक तो ऑथर का लास्ट नेम एंड देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन। जिस ईयर में उसने अपनी पब्लिकेशन या रिसर्च की है वो ईयर मेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि ऑथर का नाम, आगे वाला नाम नहीं मेंशन किया, लेकिन उसका सेकंड नेम जो है स्मिथ वो मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपने कॉमा डालना है और फिर उसका ईयर ऑफ पब्लिकेशन। जब भी उसने अपना रिसर्च या आर्टिकल या जो भी उसने अपना कह लो स्कॉलरी पेपर, जो भी चीज़, जो भी मटेरियल उसने जिस भी ईयर में पब्लिश करवाया वो ईयर मेंशन करेंगे। When quoting also include पेज नंबर फॉर एग्जाम्पल। और जब आपने कोट करना है तो समटाइम्स इसमें पेज नंबर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि स्मिथ 2020 पेज नंबर 170। तो कोटिंग के अंदर ये बहुत ज़रूरी होती है कि आप पेज नंबर भी साथ में ऐड करें। सो अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि साइटेशन, इन टेक्स्ट साइटेशन एग्जैक्टली दिखती कैसे है, और जब आप इसको लगाते हैं कुछ भी सेंटेंसेस में तो कैसा सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिखता है। अगर पहले सेंटेंस को देखें तो द ऑथर क्लेम्स दैट प्लेजरिज्म इज़ बिकमिंग अ बिगर प्रॉब्लम, स्मिथ इन 2014 पेज नंबर 170। तो ऑथर ने क्या क्लेम किया, आपने वो कोटेशन मार्क डाल के लिखा प्लेजरिज्म इज़ बिकमिंग अ बिगर प्रॉब्लम, ये उसकी स्टेटमेंट थी ऑथर की। उसके बाद किस ऑथर ने किया वो आपने लिखा, उसका लास्ट नेम एंटर किया यानी कि स्मिथ, फिर ईयर ऑफ पब्लिकेशन डाला 2014 और फिर पेज नंबर, ये सारी चीज़ें लिखी। अच्छा, यहाँ पर जो है हमारे पास 3 किस्म के ये साइटेशन के मेथड्स होते हैं। अगर आपकी पूरी स्टेटमेंट यानी कि सारा डेटा जो है ऑथर का लास्ट नेम, पेज नंबर और ईयर, अगर ये सब कुछ ब्रैकेट के अंदर होता है तब हम कहते हैं पैरेंथेसिस। ये पैरेंथेसिस साइटेशन कहलाती है अगर सारी चीज़ें जो होती हैं ब्रैकेट के अंदर होती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है एज स्मिथ 2014 has shown plagiarism is a serious issue for universities.
अब ये जो हमारे पास सेकंड एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो स्मिथ का जो नाम है वो ब्रैकेट के अंदर नहीं आया। दैट मीन्स स्मिथ को बाहर लिखा हुआ है और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ ईयर हमें मेंशन किया हुआ है। इस तरह की जब भी हमारे पास कोई एग्जाम्पल आती है तो ये होती है नैरेटिव साइटेशन कहलाती है, क्योंकि आप एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं बिल्कुल जैसे आप स्टोरी को नैरेट करते हैं, एग्जैक्टली नैरेशन के तरीके से आप लिख रहे हैं, तो इस तरह की साइटेशन को हम नैरेटिव कहते हैं, जिसके अंदर आप सिर्फ ईयर को जो है वो ब्रैकेट में लिखेंगे और बाकी चीज़ें सिंपल होंगी। तो इस तरह की कोई भी आपके पास जब भी साइटेशन आएगी जिसके अंदर ऑथर का नाम ब्रैकेट के अंदर नहीं होगा वो नैरेटिव कहलाएगी, बिकॉज आप एक स्टेटमेंट की तरह बात करेंगे तो वो नैरेटिव कहलाएगी। देन एक और वे से आप लिख सकते हैं जैसे कि इन 2014, स्मिथ फाउंड दैट प्लेजरिज्म इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली वाइड स्प्रेड। तो ये कुछ वेज होते हैं जिससे आप इन टेक्स्ट साइटेशन कर सकते हैं। अब एक बार इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि हमारे पास 3 किस्म की साइटेशंस होती हैं, जैसे कि रेफरेंस, लिस्ट, स्टाइल। तो इसके अंदर क्या होता है कि पूरे रेफरेंस की तरह आपने कैसे देना है, आपने ऑथर का नेम लिखा, देन उसके इनिशियल्स डाले, देन ईयर मेंशन किया, एक तो ये मेथड होता है। देन पैरेंथेटिकल जैसे पैरेंथेसिस हमने अगर मैथ्स में पहले भी पढ़ा होगा, तो मैथ्स में हम लोग ब्रैकेट्स जब भी यूज़ करते थे तो उसे हम पैरेंथेसिस कहते थे। तो ये पैरेंथेटिकल साइटेशन होती है जिसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर सारा आपका डेटा, पब्लिकेशन की डेट, ऑथर का नेम और पेज नंबर आता है। वैसे ही लास्ट हमारे पास नैरेटिव साइटेशन होती है जिसके अंदर ऑथर का नेम सेपरेट आता है, सिर्फ ईयर जो होगा वो ब्रैकेट में आएगा। तो ये पूरी स्टेटमेंट की तरह होती है, इसे नैरेटिव साइटेशन कहते हैं। अब देखते हैं कि इन टेक्स्ट साइटेशन करने का तरीका क्या है। लेट्स अज्यूम ये अभी मैं एक थोड़ा सा पैराग्राफ पढ़ रही हूँ। डिज़ाइन थिंकिंग इज़ परसीव्ड एज अ chaotic feeling by those who encounter it for the first time. In short, design thinking helps an individual to explore several ideas in a much faster way than when other methods are used. Brown in 2008. तो इस पैराग्राफ में हमें पता चल रहा है कि जो डिज़ाइन थिंकिंग होती है ये एक बहुत ही chaotic फीलिंग है। दैट मीन्स कि बहुत ही डिसऑर्गेनाइज्ड फीलिंग होती है उन लोगों के लिए जो पहली दफ़ा करते हैं। डिसऑर्गेनाइज कह सकते हैं या फिर बहुत ही अफरा तफरी में करने जाने वाली एक्टिविटी है जब भी कोई पहली दफ़ा करता है उसके लिए। इसके साथ ही साथ डिज़ाइन थिंकिंग इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है कि वो और बेहतर तरीके से चीज़ों को सोच समझें और बेहतर आइडियाज़ लेके आ सकें। तो ये इस तरीके से भी लोगों की हेल्प करती है। अब ये स्टेटमेंट जो है ये ब्राउन ने 2008 में। अब ये जो है अभी हमने जो सीक्वेंस यूज़ किया है कि आपने पूरी अपनी स्टेटमेंट बोली, उसके बाद आपने ऑथर का लास्ट नेम और फिर साथ में ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऐड किया। ये जिस मेथड से किया है जिसके अंदर हमने दोनों चीज़ों को ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है, ये पैरेंथेटिकल साइटेशन कहलाएगी। अगर ब्राउन का नाम जो होगा वो उसके अंदर नहीं होगा, वो स्टार्टिंग में दिया गया होगा, यानी कि ब्रैकेट के बाहर होगा, तो वो नैरेटिव साइटेशन कहला जाती है। वैसे ही अगर हम दूसरा पैराग्राफ देखें तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। नेक्स्ट मैं सिर्फ आपको ये दिखा देती हूँ कि अगर आप ऑथर के नाम को वापस देखें, इस दफ़ा नाम यूज़ किया और उसके साथ लिखा हुआ है एट ऑल। एट ऑल तब इस्तेमाल करते हैं हम जब हमारे पास 3 या उससे ज़्यादा ऑथर्स होते हैं, यानी कि कोई 3 से ज़्यादा रिसर्चर्स या ऑथर्स होंगे तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, साथ एट ऑल, पहले का नाम लिखेंगे और फिर एट ऑल लगाएंगे। एट ऑल का मतलब होता है एंड अदर्स, फिर ईयर मेंशन करेंगे। सो इस तरीके से जब भी हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा ऑथर्स होंगे ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। वैसे यहाँ पर अगर आप सेकंड लास्ट लाइन, थर्ड लास्ट लाइन में देखें, सो यहाँ पर हमारे पास 2 वर्क्स मौजूद हैं जो कि एक स्टडी की गई थी 2013 में और एक की थी 2014 में। तो इस तरह की कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो पहली स्टडी की गई थी जैसे टिगरमैन एंड स्लेटर ने की थी 2013 में, वो लिखेंगे, उसके बाद सेमी कॉलन का निशान डालेंगे और उसके बाद मायर और ग्रे की 2014 की स्टडी आएगी। सो इस तरह की स्टेटमेंट जहाँ पे 2 ईयर्स होते हैं, बीच में सेमी कॉलन इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं मिसिंग इन्फॉर्मेशन। जब भी कभी ऑथर का नेम, पब्लिकेशन डेट या लोकेशन जो है अननोन होगी, आपको नहीं पता होगी, तो आप उस कंडीशन में कैसे लिखेंगे अपनी स्टेटमेंट, अब ये डिस्कस करेंगे हम। सो मिसिंग एलिमेंट्स हम देखेंगे जैसे कि यहाँ पे बताए गए हैं। अगर ऑथर हो, डेट हो या पेज नंबर हो, तो क्या आपको करना होगा और किस तरीके से लिखेंगे आप।
सो अगर ऑथर का नेम आपको नहीं पता होता तो ऑथर की जगह आप अपनी सोर्स, जहाँ से भी आपका आर्टिकल है, उस सोर्स का नेम डाल सकते हैं। सोर्स का टाइटल डालेंगे आप, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पैरेंथेटिकल साइटेशन के एग्जाम्पल में, तो सोर्स का टाइटल डालेंगे और आगे आप फिर अपना ईयर ऑफ पब्लिकेशन डालेंगे। वैसे ही अगर आपके पास डेट मेंशन नहीं है तो डेट की जगह पे आप n.d लिखेंगे। ND का मतलब क्या होता है? N फॉर नो, D फॉर डेट। अब आपने ऑथर का नाम लिखा, सेकंड स्टेटमेंट में आपको ऑथर का पता था लेकिन आपको डेट का नहीं पता था, तो आपने लिखा स्मिथ, कॉमा n.d, दैट मीन्स नो डेट। वैसे ही अगर आपके पास पेज नंबर नहीं है, आपको वो नहीं पता, उस कंडीशन में आप कोई भी ऑल्टरनेटिव लोकेटर यूज़ करेंगे, मतलब कोई भी लोकेशन ऑल्टरनेटिव। जैसे आपको पेज नंबर एग्जैक्टली नहीं पता लेकिन आप उसकी जगह कोई ऑल्टरनेटिव, कोई दूसरा, ये आप बता सकते हैं कि चैप्टर 3 की ये बात है। और या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं या तो फिर आप पेज नंबर को पूरी तरीके से ओमिट भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल ये देख लें, स्मिथ 2020 चैप्टर 3। बिकॉज आपको ये नहीं पता पेज नंबर क्या है, लेकिन आपको ये पता है कि चैप्टर 3 में आपको ये मिल जाएगा। उसके अलावा सेकंड उसमें देखें तो सेकंड कंडीशन में आप पेज नंबर को रिमूव भी कर सकते हैं पूरे तरीके से, जैसे कि स्मिथ 2020 और आपने पेज नंबर को पूरे तरीके से हटा दिया, ओमिट कर दिया। विच सोर्सेज टू इंक्लूड? On the reference page, you only include sources that you have cited in the text with an in-text citation. अब फाइनली जब आप अपने रेफरेंस पेज पर मेंशन कर रहे होंगे रेफरेंसेस, तो आपने सिर्फ वही सोर्सेज डालनी है जो अपने टेक्स्ट में आपने डाली हुई हैं। खुद से कुछ भी ऐड नहीं करना और ना ही कोई और सोर्स डालनी है जो आपने अपने टेक्स्ट में मेंशन ना की हो। यू शुड नॉट इंक्लूड रेफरेंसेस टू पर्सनल कम्युनिकेशन दैट योर रीडर कांट एक्सेस। कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन का रेफरेंस भी ऐड नहीं करना जो आपका रीडर जिसको एक्सेस नहीं कर पाए, जैसे कि ईमेल्स हो गई, फ़ोन कन्वर्सेशंस हो गई या प्राइवेट ऑनलाइन मटेरियल हो गए। अब देखते हैं हम कि क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट है रेफरेंस करने का। तो सबसे पहले आप आर्टिकल ऑथर जो भी होता है वो मेंशन करेंगे एंड आर्टिकल ऑथर, अगर कोई और भी उसके साथ है तो फिर उसका नाम ऐड करेंगे। उसके बाद आप ब्रैकेट में ईयर लिखेंगे, देन फुल स्टॉप यानी कि पीरियड ऐड करेंगे। उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल, जो भी आपके आर्टिकल का टाइटल है वो लिखेंगे। उसके बाद फिर फुल स्टॉप ऐड होगा और उसके बाद टाइटल ऑफ द जर्नल, जो भी जर्नल का टाइटल है वो ऐड करेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे और फिर वॉल्यूम नंबर लिखेंगे कि मतलब बहुत सारे हमारे पास जर्नल्स आते हैं, उनके मल्टीपल वॉल्यूम्स निकलते हैं, तो जौन सा भी वॉल्यूम नंबर है वो ऐड करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट में आप इशू नंबर ऐड करेंगे अगर वो होगा, देन आप कॉमा लगाएंगे और पेज नंबर ऐड करेंगे। अब इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है हमें, जैसे है ना। उसके बाद कॉमा के इनिशियल 2007 में, फिर हमने ऐड किया उसके बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल का टाइटल था एब्जॉर्प्शन ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलेट कंपाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सिंथेसाइज्ड आयरन ऑक्साइड कोटेड सैंड्स। उसके बाद फुल स्टॉप आ गया। उसके बाद आपने ऐड करना है टाइटल, जो भी आपके जर्नल का टाइटल है, सही है, जर्नल का टाइटल है वो ऐड किया, जैसे कि अप्लाइड जियोकेमिस्ट्री, ये टाइटल आ गया। उसके बाद आपने कॉमा डाला और उसके बाद वॉल्यूम नंबर लिखा, लाइक 22 वॉल्यूम नंबर है और उसका इशू नंबर है 9, तो वो ब्रैकेट में 9 लिख दिया। और फाइनली आपका पेज नंबर आ गया, यानी 2045 से लेके 2053 तक। तो ये एक पूरा स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो कि जब आपने किसी जर्नल का लिखना होता है रेफरेंस, तो इस तरीके से आप लिखते हैं। वैसे ही अब APA स्टाइल में रेफरेंस पेज आप कैसे लिखेंगे और क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए APA रेफरेंस पेज की, वो हम देख लेते हैं। अब बेसिक रेफरेंस लिस्ट एंट्री फॉर अ जर्नल आर्टिकल इन APA मस्ट इंक्लूड, सबसे पहले आएगा हमारे पास ऑथर या ऑथर्स। अगर एक हो या दो हो या उससे ज़्यादा हो तो आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि अगर 3 या उससे ज़्यादा होंगे तो हम लोग एट ऑल फुल स्टॉप लिखते हैं, उसका मतलब होता है एंड अदर्स। वैसे ही अगर कोई एक होता है या 2 होता है, जितने भी आपके ऑथर्स होंगे वो मेंशन करेंगे। द सरनेम इज़ फॉलोड बाय द फर्स्ट इनिशियल, और वैसे ही फर्स्ट इनिशियल के बाद आप सरनेम को फॉलो करेंगे, ये इसका सीक्वेंस रहेगा। देन ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द आर्टिकल। अब जब ये पब्लिकेशन का ईयर आप डालेंगे तो ये राउंड ब्रैकेट में आएगा। उसके बाद आर्टिकल का टाइटल आएगा, देन जर्नल का टाइटल आएगा। अब जो जर्नल का टाइटल आएगा, याद रहे ये इटैलिक्स में आएगा,
हमारे पास 3 फॉर्मेट्स होते हैं, लाइक इटैलिक आप कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो, उसके अलावा अंडरलाइन कर सकते हो। तो इटैलिक्स में आपने जर्नल का टाइटल लिखना है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द जर्नल, वॉल्यूम लिखेंगे आप जर्नल का, और ये भी आप इटैलिक्स में लिखेंगे। इशू नंबर ऑफ द जर्नल इन राउंड ब्रैकेट, तो जो भी जर्नल का इशू नंबर होगा वो आपने राउंड ब्रैकेट में लिखना है, ना कि इटैलिक्स में। देन पेज रेंज ऑफ द आर्टिकल, एंड लास्ट में आपने पेज रेंज मेंशन करनी है, लाइक 165 से लेके 175 तक, या जो भी जहाँ से लेके जहाँ तक होगा आपने उसकी रेंज मेंशन करनी है। फिर आता है DOI। DOI स्टैंड्स फॉर डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ये एक यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी आर्टिकल की या किसी भी डॉक्यूमेंट की, जिसके अंदर या तो लेटर्स हो सकते हैं, या तो नंबर्स हो सकते हैं, या फिर कोई सिंबल्स हो सकते हैं, लेकिन ये एक ख़ास किस्म के आर्टिकल को डिफ़ाइन कर रही होती है, तो उसकी आइडेंटिटी कहलाती है। जैसे यहाँ पर आपको शो किया गया है, ये DOI होता है। वैसे ही URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और वैसे ही URL को वेब एड्रेस भी कहा जाता है। देन द फर्स्ट लाइन ऑफ ईच साइटेशन इज़ लेफ़्ट एडजस्टेड, यानी जो हर पहली लाइन होगी हर साइटेशन की वो लेफ़्ट साइड में एडजस्ट होगी, एंड एवरी सबसेक्वेंट लाइन इज़ इंटेंडेड 5 to 7 स्पेसेस। वैसे ही जो बाकी लाइंस होंगी उसकी इंडेंटेशन होगी 5 से 7 स्पेसेस तक। इंडेंटेशन कहते हैं जो गैप होता है, गैप डाल के आप कुछ लिखते हैं, जैसे कि थोड़ा सा स्पेस डाला, 5 to 7 तक का स्पेस डाला, उसके बाद आपने अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी, तो ये इंडेंटेशन कहलाती है। वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 स्पेसेस के बाद होगी। अब ये नेक्स्ट हमारे पास DOI है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसे हम डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर कहते हैं। इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिक नंबर गिवन टू मैनी बट नॉट ऑल आर्टिकल्स, पेपर्स, बुक्स एंड सम पब्लिशर्स टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर पब्लिकेशन। ठीक है, ख़ास किस्म की एक यूनिक आइडेंटिटी होती है किसी भी पेपर की, आर्टिकल की, पब्लिशिंग बुक की, या फिर आप कह लो किसी भी पब्लिकेशन की। तो ये एक ख़ास किस्म की आइडेंटिटी होती है, इसमें नंबर्स, कुछ सिंबल्स या फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है। सबसे पहले जैसे हमने देखा ऑथर नेम आया हुआ है, फिर ईयर आया हुआ है, फिर आर्टिकल का टाइटल आया है, उसके बाद आपने डाला जर्नल का टाइटल जो कि इटैलिक्स में होगा, उसके बाद आपने इंडेंटेड, ये देखें इंडेंट किया तकरीबन 5 to 7 स्पेसेस, थोड़ा सा गैप दिया, उसके बाद आपने ये मेंशन करना ही है। देन पेज देखें तो पेज नंबर उसके बाद आता है, DOI आपके पास आएगा, एंड वैसे ही दूसरी साइड पे ऊपर की तरफ जो वॉल्यूम भी है वो भी सेंटर में आएगा। तो वॉल्यूम और जो जर्नल टाइटल है वो इटैलिक्स में होगा, लेकिन वॉल्यूम के साथ जो इशू नंबर है वो आप इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे। तो ये जब आपने लिखना है तो इसके लिखने से पहले थोड़ा सा आप स्पेस डालेंगे, 5 to 7 स्पेसेस का स्पेस होगा, और इसे हम कहते हैं इंडेंटेशन। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आते हैं। लेट्स अज्यूम कि एक मटेरियल टाइप है हमारे पास, एक हमारे पास जर्नल आर्टिकल है जो कि सिंगल ऑथर ने लिखा है, यानी कि एक ही उसका ऑथर है। तो अगर आप इसकी इंटेक्स एग्जांपल देखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ब्लैक टी इज़ द सेकेंड मोस्ट कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर। ये स्टेटमेंट थी, जो कि स्टेटमेंट आपकी कोटेशन मार्क के साथ आ गई। उसके बाद ये किसने बोली, रेक्सटॉन ने, 2016, एंड देन पेज नंबर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, ऑथर्स लास्ट नेम, उसके बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन और फिर पेज नंबर। तो इस तरह से इंटेक्स साइटेशन होती है। ठीक है, और साथ में इसकी एक और भी एग्जांपल है, रेक्सटन इन 2016 सजेस्ट दैट। जब इस तरह से स्टेटमेंट होगी कि मतलब ऑथर का नाम बाहर गिवन है, तब आप नरेटिव साइटेशन कहते हैं इसे, बिकॉज एक नरेशन में चल रही है, एक स्टोरी टेलिंग बता रहा है एक तरह से कि रेक्सन ने, फिर आपको सिर्फ ईयर जो है वो ब्रैकेट में लिखना है, यानी पैरेंथेसिस में लिखना है। लेकिन ऊपर वाले एग्जांपल में अगर आप देखिए तो इसे हम कहते हैं पैरेंथेटिकल साइटेशन, जिसमें हर चीज़ यानी तीनों चीज़ें, ऑथर का नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन और साथ में पेज नंबर ब्रैकेट्स में दिया होता है। वैसे ही अगर हम बात करें रेफरेंस लिस्ट की, तो वो सेम सीक्वेंस जो अभी हमने डिस्कस किया है वो फॉलो होगा। पहले ऑथर, फिर ईयर, फिर आर्टिकल का टाइटल, फिर जर्नल का टाइटल, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद इशू नंबर, उसके बाद पेजेस की काउंटिंग और लास्ट में DOI। अच्छा, लास्ट में हमेशा DOI लिखेंगे बिकॉज वो अवेलेबल होता है, आपको पता है वो नंबर, लंबा नंबर होता है पूरा रेफरेंस का, तो वो लास्ट में होता है।
मूविंग अहेड टू द सेकेंड एग्जाम्पल। अब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास 2 ऑथर्स हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग कैसे लिखेंगे? इस कंडीशन में लिस्ट बाय देयर सरनेम्स एंड इनिशियल्स। सरनेम हमें पता है कि जो आपका फैमिली नेम होता है या फादर का नेम होता है वो सरनेम होता है, तो सरनेम लिखेंगे। और इनिशियल्स हम कहते हैं, इनिशियल्स होते हैं आपके ओरिजिनल फर्स्ट नेम के लेटर्स, लाइक जोनस का जे लिख देंगे, एंड्रयू का ए लिख देंगे। तो जो भी आपका ओरिजिनल नेम या फर्स्ट नेम का लेटर्स होते हैं दैट इज़ इनिशियल्स। देन जब आपने सरनेम और इनिशियल लिख लिया, उसके बाद आप सेपरेट करेंगे नेम को कॉमा के साथ। देन यूज़ एम्परसेंड इंस्टेड ऑफ एंड। उसके बाद ये जो साइन है एम्परस्टैंड का, ये आप इस्तेमाल करेंगे बजाय कि एंड के। जैसे हमें ये एग्जांपल दी हुई है, इसके अगर हम देखें अंदर, इन टेक्स्ट एग्जांपल कनेक्शन एंड ऑप्टिमिज्म, उसके बाद ब्रैकेट में हमें एसपी एंड प्रोईव। अब बीच में अगर आप देखें तो वो एम्परसेंड का साइन डाला हुआ है, एंड नहीं लिखा हुआ, बट ये एम्परसेंड का सिंबल इस्तेमाल किया हुआ है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे, ये सिंबल यूज़ होगा बनिस्बत एंड के। उसके बाद आपने कॉमा डाल के ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिखना है। तो ये फॉर्मेट है हमारे पास। जब हर चीज़ ब्रैकेट के अंदर आ रही है तो वो पैरेंथेसिकल साइटेशन कहलाएगी। वैसे ही अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें कि अगर हम नैरेटिव साइटेशन करना चाहते हैं, उसके अंदर दोनों चीज़ें बाहर आएंगी, मतलब जो उनसे हमारे ऑथर्स के नाम होंगे वो बाहर आएंगे और हम लोग उस एंड पूरा लिखेंगे। लेकिन अगर हमने पैरेंथेटिकल साइटेशन की तरह लिखना है तो हम लोग एंड नहीं लिखेंगे, उसकी जगह ये साइन यूज़ करेंगे। तो ये दोनों मेथड्स आपको बताए हुए हैं। अगर इस पे कोई एग्जांपल ऐसी आ जाती है, एमसीक्यूज़ आपके एग्ज़ाम्स में ऐसा आ जाता है कि साइटेशन स्टाइल में कैसे लिखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि साइटेशन में कैसा लिखा जाता है और नरेशन में कैसा लिखा जाता है। और रेफरेंस लिस्ट एग्जैक्टली वैसे ही होगी जैसे हमने पहले डिस्कस की है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 में हमारे पास लेट्स अज्यूम कि 3 से लेकर 20 तक ऑथर्स हैं। हमारे पास 3 हो सकते हैं, 3 से ज़्यादा बढ़ के 20 तक के ड्यूरेशन के अंदर कोई भी नंबर हो सकता है ऑथर का। तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं? लिस्ट बाय द लास्ट नेम्स एंड इनिशियल्स। तो जो लास्ट नेम होगा वो आप लिस्ट करेंगे और फिर उसके साथ साथ इनिशियल्स डालेंगे। कॉमा सेपरेट ऑथर नेम्स, और कॉमा से आप सेपरेट करेंगे ऑथर्स के नेम, और फिर एम्परसेंड प्रोसीड करेंगे लास्ट ऑथर के साथ। एट ऑल इज़ द शॉर्ट फॉर द लेटेंट टर्म एट एलिया। एट एलिया का मतलब होता है एंड अदर्स। तो ये एट ऑल आप डालेंगे जब आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा ऑथर्स होंगे, तो उस कंडीशन में आप एट ऑल लिखेंगे। एट ऑल ये लेटेंट वर्ड जो था एट एलिया इधर से निकला है और इसका मीनिंग ये है एंड अदर्स। अब इसकी अगर इन टेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो नर्सेज मस्ट केयर एज वेल एज बी कॉम्पिटेंट, ये जो है स्टेटमेंट है। और इसका लास्ट जो हमारे पास सरनेम आया था जैसे कि ग्रेगटी, एट ऑल, उसके बाद कॉमा एंड ईयर ऑफ पब्लिकेशन। एट ऑल हमने इसीलिए लगाया कि मतलब लास्ट सरनेम आया, उसके बाद आपने लगाया एट ऑल, ये बताने के लिए कि इसके साथ मल्टीपल ऑथर्स हैं और भी ऑथर्स ने काम किया। उसके बाद आपने ईयर ऑफ पब्लिकेशन लगाया। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल, पहली एग्जांपल हमारे पास पैरेंथेटिकल साइटेशन की है जिसके अंदर ब्रैकेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सेकेंड एग्जांपल हमारे पास नैरेटिव की है, जो अगर आप नैरेटिव साइटेशन की बात करें तो पूरे स्टेटमेंट्स की तरह जैसे हम बात करते हैं, तो आपने लिखा ग्रेगटी एट ऑल इन 2016 देन सजेस्ट, फिर पूरा आपने आपकी अगली स्टेटमेंट लिखी। लेकिन इसके रेफरेंस में थोड़ा सा चेंज है। इस कंडीशन में आप सभी जो ऑथर्स होंगे उनके पूरे नेम्स आप प्रोवाइड करेंगे रेफरेंस लिस्ट में, यानी कि प्रोवाइड द नेम्स ऑफ ऑल ऑथर्स। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक या लास्ट वाले का करेंगे, बल्कि आप रेफरेंस में सभी ऑथर्स के नेम प्रोवाइड करेंगे। देन लास्ट हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक जर्नल आर्टिकल है जिसके अंदर 21 या उससे ज़्यादा ऑथर्स का कंट्रीब्यूशन है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? इन टेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो हमारे पास पहला ऑथर होगा उसका सरनेम सिर्फ इस्तेमाल होगा। जो भी हमारे पास पहला ऑथर होगा उसका आप सरनेम यूज़ करेंगे और उसके बाद एट ऑल लगाएंगे। देन आप लिखेंगे ईयर ऑफ पब्लिकेशन और फिर पेज नंबर। डायरेक्ट आपने इंक्लूड करना है पेज नंबर डायरेक्ट कोट्स के लिए। अगर डायरेक्ट कोट्स होंगे तब आप पेज नंबर ऐड करेंगे।
वैसे ही इस कंडीशन में अगर हम रेफरेंस देखें कि हम रेफरेंस कैसे लिखेंगे, कि अगर जब हमारे पास 21 या उससे ज़्यादा ऑथर्स होते हैं, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि आपने पहले जो 19 ऑथर्स हैं उनके नाम पूरे तरीके से प्रोवाइड करने हैं, वो इंसर्ट करेंगे आप। उसके बाद आप एलिप्सिस लगाएंगे। एलिप्सिस यानी कि 3 डॉट्स होते हैं, ये लगाएंगे जैसे यहाँ पर लगाया हुआ है। उसके बाद आपको M% ऐड नहीं करना। 3 डॉट्स के बाद आपने डायरेक्टली ऐड करना है फाइनल ऑथर का नेम। सो दिस इज़ द सीक्वेंस। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। अगर आपके पास 21 या उससे ज़्यादा ऑथर्स मौजूद होंगे, आपने सिर्फ 19 का मेंशन करना है नाम, उसके बाद 3 डॉट्स लगाएंगे, देन फाइनल ऑथर का नाम ऐड करेंगे। सो आई होप आज का जो लेक्चर है आप लोग को कम्प्लीटली समझ आया होगा। थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन विद प्रैक्टिस अगर आप इसको रूल्स को इसको रिवाइज करते रहेंगे और इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, आप लोग हमें बिला झिझक बता सकते हैं। सो अब तक के लिए इतना ही। सी यू इन द अदर वीडियो।